हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट जो लेक्चर हुआ था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि व्हाट इज़ फिजिक्स एंड यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट कैसे हम लोग फिक्स करते हैं वर्ल्ड वाइड, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग बेसिकली थोड़ा सा और उससे आगे मूव करेंगे और कवर करने वाले हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, यूसेज ऑफ डायमेंशन क्या है एंड उसके लिमिटेशन क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। तो डायमेंशन बेसिकली कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग उसको बेस क्वांटिटी या जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके टर्म में लिखते हैं, और लिखने के बाद हमें कुछ एक्सपोनेंट मिलता है। दैट मीन्स जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है उसका जो एक्सपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अभी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज अगर हम लोग बातें करें कि फोर्स 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 आपको पता है, आपने देखा होगा कि दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। 9th में आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको आगे फर्दर करें तो क्या ये हो सकता है, दिस इज मास, वेलोसिटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, दिस इज अपॉन टाइम। अब यहां से आपको मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज टू द पावर -2। होपफुली आपको यहां तक दिक्कत नहीं होगा, समझ में भी आपको आएगा कि ये डायमेंशन किसको बोलते हैं। मास का एक चीज़ इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। मास को बेसिकली हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इज एल, टाइम is T, temperature is K, current is I, amount of substance is mole, and luminous इंटेंसिटी इज CD। तो जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आने वाला है उसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखेंगे, मास इज m, लेंथ इज l एंड टाइम इज t। तो बेसिकली जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लिखते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mLT-2, राइट। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है मास में क्या है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऐसा आप कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
इज 1 इन मास। क्या है? 1, दिस इज 1 रेज टू पावर। हम लोग क्या डिस्कस किए थे? द एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी, एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज 1 इन मास एंड लेंथ में क्या होगा? 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। तो हम लोग इस तरीके से भी, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो बेसिकली अगर डिफाइन करने की बात है कि डायमेंशन क्या है, द एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ द बेस स्लैश फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? द एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां से इसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि बेसिकली इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं चीज़ों का। कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कि किस तरीके से डायमेंशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक मैं आपको ले लूँ, प्रेशर की अगर बात करूँ, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा अगर देखने की बात हो, तो प्रेशर बेसिकली क्या है? प्रेशर को हम लोग लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। एक बात और आप लोग ध्यान दें, जो भी मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला अगर लिख रहा हूँ चीज़ों को और आपको नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फिजिक्स जब पढ़ते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हैं फिजिक्स के वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि आप समझो कि डायमेंशन क्या होता है। यहाँ कोई अननोन लगे, कोई भी क्वांटिटी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो है क्या एग्जैक्टली, तो इस पर नहीं जाना है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इसको हम लोग जब बेस क्वांटिटी में तोड़ते हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर फोकस करना है। दूसरी बात, याद नहीं करना है। अगर कोई आपको बोलता है कि फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, जरूरत नहीं याद करने की। कैसे आता है ये समझ जाओ आप काफ़ी, जब प्रैक्टिस में आओगे आप, जब कोर्स मूव करता जाएगा और धीरे धीरे समझते जाओगे तो दो बातें होगी। चाहे तो ऑटोमेटिक माइंड में फीड हो जाएगा, जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन द केस ना भी फीड होता है तो सोचना ही नहीं है। कैसे? आप देखो, फोर्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, कोई दिक्कत है नहीं। मास, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन एरिया, कोई दिक्कत नहीं, याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास को एम लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी। टी एरिया क्या है, लेंथ L2। यहां से आप कर सकते हो m L-1 T-2। आपको दिखा, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। अब हम लोग इसके बाद ये समझने वाले हैं, ये डायमेंशन समझ में आया कि डायमेंशन कैसे निकलता है। अब डायमेंशन के यूसेज क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशन का यूज़ क्या। अब ये समझ में आएगा, कभी डायमेंशन लिखना है तो ये ब्रैकेट का मतलब ये डायमेंशन फार्मूला के बारे में आपसे जानकारी चाहता है। इसमें क्या है
कि प्रेशर में डायमेंशन ऑफ मास इज 1, लेंथ का क्या है डायमेंशन -1, टाइम का क्या है -2। होपफुली आपको डायमेंशन क्लियर हो गया होगा। बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किताब में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिखेगा जो शायद आपसे सोल्व भी नहीं हो रहा होगा, उससे घबराना नहीं है। वो इसलिए नहीं सोल्व हो रहा है कि आप डायमेंशन नहीं जानते हो, इसका नहीं हो रहा है। इसका नहीं हो रहा है कि जो पर्टिकुलर उसमें टर्म यूज़ किए गए हैं वो आगे जो कोर्सेज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके टर्म हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझ रहे हो कंसेप्ट, वो ज़रूरी है। जब वो समझोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। अब देखो, आपको जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी E equal to half mv square। E हमारा हाफ mv स्क्वायर है। अब इसमें एक और थोड़ा सा चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ। जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है 2, 3, 4, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका जो डायमेंशन नो डायमेंशन होता है, यानी हाफ हैज़ नो डायमेंशन। क्या है? न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट है उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, डायमेंशनलेस। पहली बात। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे करें कि इस एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो मास इज एम, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम। कोई दिक्कत होपफुली नहीं होना चाहिए। दिस इज द मल्टीप्लाई। सो एम L2T-2। तो यहाँ एक चीज़ क्या हमने समझा कि कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा हो सकता है? हाफ है। एज फॉर एग्जांपल, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? 2, 3, 4 जो भी है, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा। ये क्या है? साइन 30 1/2 होता है। साइन थीटा, थीटा कोई भी वैल्यू होगा, एक कांस्टेंट आएगा। इस तरीके से 2 पाई, पाई/2, कुछ भी, √2, -3, ये जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? पता चला डायमेंशन में कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं तो कैसे होता है ये भी हमने देखा, यानी इसका डायमेंशन नहीं होता। सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला ρgRh/2, जिसमें रो इज डेंसिटी, जी क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर टर्म्स ऑफ लेंथ, एच इज द हाइट, यानी कि इसका डायमेंशन क्या है? लेंथ। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा? वही बात है, आपको इस बात की टेंशन ही नहीं लेना है कैसे बनेगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा रो क्या है। तो इस पर भी ध्यान नहीं देना है, नहीं से घबराना है ये है क्या। बस इतना पता है कि डायमेंशन पता है निकालने के लिए। अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि रो का डायमेंशन निकालो, आप सिंपल बोलूँ रो का डायमेंशन निकालो, मैंने बोला कि ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है?
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एम से रिप्रेजेंट किया। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी लेंथ, हाइट, विड्थ का ही प्रोडक्ट होता है, यानी कि दैट इज एल क्यू होता है ना। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? एक क्यूब या किसी की बात करें तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये क्या है? लेंथ, विड्थ, हाइट सब लेंथ है। इसका फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटी है। ये लेंथ में ही सारे को करेंगे तो ये क्या होगा? एल इंटू एल इंटू एल। अगर मैं वॉल्यूम की ऐसी बात करूं तो डायमेंशन क्या है? एल इंटू एल, तो क्या हुआ? एल क्यू। ये हमने लिखा। तो हमें कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये तो बाद में खुद ब खुद आपको आ जाएगा, जब करते जाओगे, आप सरफेस टेंशन में जाओगे, इसका क्या फार्मूला होता है उस पर फोकस नहीं दिए। एग्जामिनेशन में आपको फार्मूला याद करके कुछ करना है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपको पता है, ये दे दिया गया है, आप कंसेप्ट टेस्ट लेने का मतलब क्या है? वो समझना चाह रहा है कि आप डायमेंशन समझ रहे हो कि नहीं। वो ये टेस्ट नहीं करना चाह रहा है कि आप कितना रट्टा मार के आए हो फार्मूले का। क्या समझ में आया? अब आपके लिए तो ईजी है, जी है। जहाँ तक बात जी की बात करूँ तो क्या है? अपने आप में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो कहीं ना कहीं एल टी माइनस टू। अब फिर आपको पता है ये कैसे होता है। एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, सो एल टी माइनस टू। कहाँ दिक्कत आ रहा है डायमेंशन निकालने में? आर फंडामेंटल है लेंथ का, रेडियस तो क्या हो गया? इसका भी एल, एच हाइट है तो क्या है? एल। अब देखो, मैं इसलिए बाइफरकेट करके बताने की कोशिश किया कि इससे नहीं डरना है। रो जी एच अल्फा बीटा क्या लिखा होगा, आप ये समझो कि इसके पीछे का साइंस क्या है। यहाँ पर हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो। आप अगर डायमेंशन निकालने की बात हो तो यहाँ क्या है? सरफेस टेंशन रो आपने भी निकाला, एम एल माइनस 3 निकाला ना, ये रो। जी आपने निकाला, एल टी माइनस 2, आर इज एल, एच इज एल, हाफ क्या है? नो डायमेंशन, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब देखो आप, एम एल 1 2 3, सो ये कैंसिल हो गया। सो एम टी माइनस 2, यानी कि जो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है 1 इन मास एंड -2 इन टाइम। आया समझ में? रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे फार्मूला याद कर लिया, बहुत सारे डायमेंशन नहीं याद होता है, मत होने दो, उसका टेंशन ही नहीं लेना है। समझना जरूरी है। फिजिक्स जितनी समझ गए, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल फंसने का रीज़न होता है कि जो मैथमेटिक्स के जो कुछ पार्ट हैं वो आप कहीं ना कहीं 9th-10th में अच्छे से नहीं समझे हो। नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल फंस सके। कंसेप्ट क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है। लॉजिक सब्जेक्ट है, सबसे आसान टॉपिक है फिजिक्स, समझने का बस कोशिश करो। न्यूमेरिकल नहीं बनता, इसका रीज़न यह नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं, इसका रीज़न ये है कि चाहे तो आपको फिजिक्स का कंसेप्ट गड़बड़ है, या थोड़ी सी चांसेस है कि मैथमेटिक्स जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से नहीं समझा है। जहाँ तक बात है मेडिकल वाले हैं, तो मेडिकल वाले को इस तरह से मैथमेटिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है जिसमें आपको बहुत परेशानी हो जाए। कंसेप्ट खास करके मैं मेडिकल वाले को बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर रखो, यकीन मानो बहुत न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर है, कुछ न्यूमेरिकल लगाओगे इसलिए कि आपको थोड़ा समझ में है, जो आपने सीखा है कितना सही सीखा है। बार बार जोर दे रहा हूँ, बहुत न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट पर फोकस करो। कंसेप्ट समझ में आएगा, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएंगे। न्यूमेरिकल लगा के उसी पैटर्न का आएगा ऐसा तो कुछ है नहीं। कंसेप्चुअल जब ये सब्जेक्ट है तो
कंसेप्ट से रिलेटेड ही आपको टेस्ट किया जाएगा। एक दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी क्यू डी ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये थर्मल कंडक्टिविटी है जिसका हम लोग को डायमेंशन निकालना है। Q क्या है? हीट एनर्जी। A क्या है? एरिया। D क्या है? डायमीटर। T क्या है? टाइम। थीटा माइनस थीटा 2 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस जो भी है। अब यहाँ पर देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, इसको तोड़ना शुरू करो। Q क्या है? हीट एनर्जी। एनर्जी मीन्स एनर्जी। अब एनर्जी आप किसी तरीके से निकाल लो, अभी आपने एनर्जी निकाला था। Q क्या है? बेसिकली एनर्जी। एनर्जी को निकालने की कोशिश करें हम लोग। काइनेटिक एनर्जी किसी तरह का एनर्जी, सारे के डायमेंशन सेम ही होने वाले हैं। फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है वो। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं सिंपल हाफ एम बी स्क्वायर, जो भी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का, Q इक्वल टू, इसका फार्मूला नहीं हो तो उस पर नहीं जाना है, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहा हूं मैं। मास एल टी होल स्क्वायर एम एल टू टी माइनस 2। एनर्जी का आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। डी डायमीटर है, लेंथ का है ये। ए एरिया है, एल स्क्वायर हो गया। थीटा माइनस थीटा 2 कहीं ना कहीं ये क्या है? एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या निकलेगा? सर्टेन थीटा माइनस थीटा 2। अब कोई भी टेम्परेचर होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 80 डिग्री, कुछ भी एक टेम्परेचर ही आएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1, डायमेंशन क्या होगा? के। टी क्या है? टाइम। देखो तो कितना आसान लग रहा है। इससे घबराना नहीं है। जब आप हीट चैप्टर में जाओगे, थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे, कैसे सॉलिड के थ्रू कैसे पास करता है, सारे कुछ समझ में आएगा। इस पर नहीं जाना, इस पर है कि इसके पीछे जो डायमेंशन की बात करें वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें थर्मल कंडक्टिविटी का, तो अपने पास क्या है? Q। Q क्या है? एम एल टू टी माइनस 2। डी इज एल, ए इज L2, थीटा माइनस थीटा 2 इज के कैपिटल, टी इज टाइम। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? एम L2 तो क्या बच गया? L के टी माइनस 3। देखो तो के माइनस 1, सॉरी ऊपर के माइनस 1। तो यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या है, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टेम्परेचर एंड -3 इन टाइम। कैसा भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए दे रहा है, परेशान नहीं होना है। अगर अभी के टाइम में आप बनाने जाओगे तो परेशान इसलिए होगा कि आपको समझ में नहीं ये सब क्या टर्मिनोलॉजी है। लेकिन कोई टर्मिनोलॉजी समझा दे तो उसके बाद तो बहुत आसान है। तो समय के साथ खुद आप समझ जाओगे जब चैप्टर प्रोग्रेस करेगा। अभी बस ये समझना है कि अगर ये समझते हो कि क्या है एरिया, उसके थ्रू आप बेस क्वांटिटी को रिलेट कर पाए। एरिया क्या है तो पता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर हो गया। ये तो समझ में आ रहा है ना, डायमेंशन आपका क्लियर है, कोई सोचने की बात नहीं है।
एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इफ the force velocity and time is taken as a fundamental quantity, then find the dimension of mass। यहाँ पर क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा बातें हम लोग चेंज कर दिए। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मान लेते हैं तो मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके टर्म में। उसके पहले एक चीज़ आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि लेंथ, टाइम और स्पीड, तो लेंथ टाइम हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि टाइम और स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल दूं कि टाइम एंड स्पीड इज बेस क्वांटिटी, समझने क्वेश्चन का मतलब क्या और क्यों ऐसा कहा गया है। सपोज टाइम एंड स्पीड इज बेस क्वांटिटी, तो लेंथ को आप इसके टर्म में डिस्क्राइब करो। तो अभी हम लोग नॉर्मल जब लेंथ और टाइम रहता है तो क्या करते हैं, स्पीड क्या होता है, लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड, उसका स्पीड होता है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिट टाइम में यूनिट स्पीड से चलता है कोई चीज़, यानी कोई ऑब्जेक्ट है यूनिट स्पीड से जा रहा है, यूनिट टाइम ट्रेवल करता है, यानी कि किसी का क्या है, ये यूनिट स्पीड है और कितना टाइम जाता है, यूनिट टाइम के लिए। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि जब फंडामेंटल बेस क्वांटिटी टाइम और स्पीड को मान लिया तो लेंथ को कैसे हम लोग डिफाइन करें, लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम हैविंग अ यूनिट स्पीड। तो कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया। यहाँ पर सिमिलर कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी इसको एज्यूम कर रहे हैं, तो मास को कैसे उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होपफुली आप समझे होगा। अभी देखो कैसे करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पर हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, एफ फोर्स, इसको डिनोट किया एफ से, वेलोसिटी इज वी एंड टाइम इज टी। अब यहां से देखो आप फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। मास को अब देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, एफ इंटू टी अपॉन वी। तो जहां तक डायमेंशन की बात है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं, एफ टी वी माइनस 1, यानी कि अगर बात करें कि मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, एफ टी वी माइनस 1, किसके टर्म में, तो यहां से अगर बोला जाए कि डायमेंशन
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज 1 इन फोर्स, 1 इन टाइम एंड -1 इन वेलोसिटी। समझ में आया? ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि ये बात नहीं समझ में आई। मैं कोशिश करूँगा उसको और फिर अच्छे से क्लियर करूँ। हालांकि मेरा कोशिश है कभी आपका क्लियर हो। तो डायमेंशन आपको बहुत हद तक समझ में आ गया कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट रहने पर उसका डायमेंशन नहीं होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर चेंज करते हैं तो दूसरे के टर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी बात आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया। अब बात यह है कि आखिर हम लोग डायमेंशन अगर पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका यूसेज क्या है। डायमेंशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका यूसेज क्या है, कुछ तो यूसेज होगा डायमेंशन का। ये भी बात बहुत समझना जरूरी है। पेन ही खराब हो चुका है। एनीवे, so usage of डायमेंशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कुछ पढ़ते हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए हमारे लाइफ में। ऐसे तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसका क्या फायदा है, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो इसका यूज है, सबसे जो पहला यूज है कि हम लोग किसी भी फॉर्मूले को चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है अभी समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थोड़ा सा देखना भी आपको समझ में आएगा। सपोज आपने 10th में पढ़ा होगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें S हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि डायमेंशन की बात करें। ये स्ट्रेट लाइन मोशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में। U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, राइट। उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि अभी हमें तो डायमेंशन की बात करना है। तो ये आपको याद होगा, ये इक्वेशन इस तरीके से होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं टर्म। दीज आर कॉल्ड टर्म, दीज आर कॉल्ड टर्म। मेरी कोशिश ये है कि कोई भी चीज मैं बताना शुरू करता हूं तो डिफिनेशन के बाद वो नहीं, चीजें समझ जाओगे, डिफिनेशन खुद बना लोगे आप। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिखा, दिस इज इक्वेशन, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि किसी भी गिवन इक्वेशन में ईच टर्म का जो डायमेंशन है शुड बी आइडेंटिकल, शुड बी आइडेंटिकल, देन दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये करेक्ट है तो इसका हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो आइडेंटिकल होगा ही होगा। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस मीन्स एक समान। यहां चलो मैं लिख देता हूं फिर भी, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स इन एन इक्वेशन is identical। अगर आइडेंटिकल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, मे बी। ठीक है, तो यहां से अगर करेक्ट है तो आइडेंटिकल होगा। कैसे भी देख लेते हैं। ये क्या है,
दिस इज लेंथ L, UT, UT की बात करें, U क्या है, स्पीड वेलोसिटी जो भी आप बोल लो, सो LT माइनस 1 इंटू T क्या आया, L। चलो अब हाफ AT स्क्वायर की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन हाफ क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नो डायमेंशन। एक्सीलरेशन LT माइनस 2, सॉरी, लिखने का भी बहुत ख्याल रखें। लिखने आप अच्छे तरीके से लिखोगे, मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम है। क्या हुआ, T माइनस 2 0, दिस इज L। आपने नोटिस किया S, UT एंड हाफ AT स्क्वायर सारे क्या हैं, L L L। इनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि आइडेंटिकल है, यानी कि फॉर्मूला में भी करेक्ट हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि कोई करेक्ट चीजें हैं, करेक्ट इक्वेशन है, तो उसके सारे जो टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड जो ईच टर्म है, सारे के जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन जो है वो आइडेंटिकल हो गए। ये बात समझ में आए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और भी देखते हैं डिटेल में। ये देखेंगे कि कोई भी जो डायमेंशन, कोई भी इक्वेशन है, अगर सारे टर्म उसके आइडेंटिकल हैं तो क्या वो इक्वेशन या फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। अब देखो आप, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो आपने देखा है, पढ़ा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, L L L आए, सारे के डायमेंशन फॉर्मूला आए ना, तो इक्वेशन एक करेक्ट है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, एक फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई कर दें, अभी भी क्या है इसका L होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या है, L है। हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट नो डायमेंशन, स्टिल इसका क्या है, L है। सो यहां पर सारे जो टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ईच टर्म के डायमेंशन आइडेंटिकल है, बट स्टिल फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डायमेंशनली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट बट फॉर्मूला इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। यानी कि एक कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होने पर पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वेशन करेक्ट हो। जैसे यहां देखो आप, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और इक्वेशन भी करेक्ट है। ये क्या है, dimensionally correct and equation is also correct. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है ये, बट फॉर्मूला, जो रियल फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं फिजिक्स में, बट इक्वेशन may not be correct। यानी एक बात समझ में आया कि डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला may not be correct। दूसरी बात, यहां से एक और बात समझ में आया कि कभी भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट जो करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं, दैट मीन्स जिसका डायमेंशन सेम हो,
कहने का मतलब आप वेलोसिटी और एंड फोर्स को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैन नॉट बी एडेड स्लैश सब्ट्रैक्ट, यानी कि वो ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन डिफरेंट हो, आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बात यहां से ये भी समझ में आया, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसको डायमेंशनली आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ देखो है ना, लेंथ का ये है डायमेंशन, इसे क्या लेंथ का डायमेंशन, तभी ऐड हुआ। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि उसका डायमेंशन सेम नहीं आ रहा आइडेंटिकल, यानी फॉर्मूला वो गड़बड़। अब देख लो यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहां पर सिंपल ऐसा कह दूं कि इस इक्वल टू हाफ प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये क्या है, बिल्कुल इसका डायमेंशन है ही नहीं, नो डायमेंशन, और इसका डायमेंशन एल है, इसका क्या है, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस। ये फॉर्मूला ऐसे ही ये गलत है, ये फॉर्मूला हो ही नहीं, डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है और ऐसे भी ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। एंड जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करें तो डायमेंशन इसका आइडेंटिकल होना चाहिए। तो पहला हम लोग को यूज ये समझ में आया कि कैसे करेक्टनेस चेक कर सकते हैं किसी का। अब दूसरा हम लोग यूज देखेंगे अभी। तो यहां हम लोग क्या सीखे कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है सो वो इक्वेशन में भी करेक्ट भी हो सकता है और नॉट भी करेक्ट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। और दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होता है जब उसकी डायमेंशन आइडेंटिकल हो, राइट। अब हम लोग यहां से दूसरा जो स्टडी करने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसके डायमेंशन को यूज करके कैसे हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मान लो कि एसआई यूनिट में हम लोग प्रेशर को बोलते हैं, जो प्रेशर है इसको हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल प्रेशर क्या है, बेसिकली प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा होगा आपने, शायद ना भी पढ़ा तो चलो ठीक है देख लो, ये सब चीज से घबराना नहीं है, याद नहीं है, मन से पढ़ो समझो, अपने आप फिट हो जाएंगे सारे कुछ। फोर्स क्या है, अब बहुत लोग सारे फोर्स याद होना चाहिए, ml t माइनस, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, याद नहीं है, चलो देख लेते हैं। मास होता है, एक्सेलरेशन है लेंथ t माइनस 2, चलो ठीक है, एरिया L2, m L माइनस 1 t माइनस 2, ये हमारा क्या आया, डायमेंशन फॉर्मूला। आखिर यूज इसका कर रहे हैं ना, कैसे यूज करते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि प्रेशर जो है, अगर 1 पास्कल की बात करें, जो 1 पास्कल जो डिफाइंड है, जैसे आप समझो, बस देखते जाओ। 1 पास्कल जो है ऐसा लिख देता हूँ SI यूनिट में, ये क्या है, 1 kg मास है ना, 1 kg मास, 1 मीटर माइनस 1, 1 सेकेंड माइनस 2। एक दूसरा भी प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं CGS यूनिट होता है, जिसमें सेंटीग्राम और सेकंड होता है, उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो लोग समझते हैं उस चीज को। तो हम लोग बोलते हैं कि 1 प्रेशर, यहाँ SI यूनिट है तो पास्कल लिखा, यहाँ 1 प्रेशर जो है, मानते हैं ये CGS सिस्टम का है। ओके, CGS में क्या होता है नहीं जानते हो तो आपको बता दूं, जैसे यूके वाले FPS चलते हैं, CGS उस करके। CGS में क्या होता है कि सेंटीमीटर लेंथ को लेते हैं, वेट को ग्राम लेते हैं, टाइम को सेकंड,
ठीक है, ये नहीं जानते थे उसका टेंशन मत लो, अभी जो बताने जा रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या हो गया, 1 ग्राम मीटर है, 1 cm एंड 1 सेकेंड। कि प्रेशर का जो फॉर्मूला हो तो चेंज होगा नहीं डायमेंशन का। यहाँ पर यूनिट हम लोग कन्वर्जन करना चाह रहे हैं कि 1 पास्कल में कितने प्रेशर होंगे सीजीएस यूनिट में। अब पास्कल की जगह ABCD कुछ भी नाम रख दो, इसको मैंने सिंपल लिख दिया 1 प्रेशर सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। अब यहां से आप देखो, वन पास्कल, अगर दोनों का रेशियो ले लें, 1 पास्कल अपॉन 1 प्रेशर, CGS, ये क्या है 1 kg अपॉन ग्राम, ऐसा रेशियो होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर अपॉन CM -1, सेकंड अपॉन सेकंड -2। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1010⁻³ ग्राम। 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। दिस इज -1, दिस इज सेकंड -2। ओके, तो ये क्या हो गया, 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1, ये कैंसिल है सारे, सॉरी CM होगा -2। तो ये क्या आ गया हमारा, इक्वल टू 10। 1 ग्राम कैंसिल, 1 CM कैंसिल, चीजों को यूनिट सेम यूनिट है, डिवाइड हुआ, सो 10। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि 1 पास्कल अपॉन 1 प्रेशर, किसमें, CGS। तो हम लोग यहां से कर सकते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू 10 टाइम्स जो प्रेशर होगा, जो CGS यूनिट में, जो हम लोग जो सेंटीमीटर और ग्राम इसमें करेंगे, तो ये होगा 1 पास्कल इन SI यूनिट की बात करें, कितने के इक्विवेलेंट है, 10 टाइम्स ऑफ CGS सिस्टम के जो प्रेशर है। तो यहां से एक चीज और आपको समझ में आएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका यूनिट हमें पता है कि किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, राइट। तो दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि कन्वर्जन हम लोग आराम से कर सकते हैं। या इसको बहुत जगह फॉर्मूला ऐसा भी देखते हो गया, N1U1 इक्वल टू N2U2। ये बेसिकली क्या है, N1 इसका न्यूमेरिक पार्ट कितना है, यूनिट क्या है, दूसरे का N2U2। यहाँ देखो N1 क्या होगा, 1 है, यहाँ N2 क्या हो गया, 10 हो गया, इसका यूनिट क्या हुआ, प्रेशर CGS हो गया, इसका क्या हुआ, पास्कल हो गया। इस चीज को भी आपने देखा होगा। याद करने से बेहतर है समझ जाओ, अपने आप न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तो हमने दो इसका बेनिफिट या यूसेज देखा कि एक तो इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं, और दूसरा कि कन्वर्जन कैसे होता है। और हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे, अब हम लोग जो इसका लिमिटेशन देखना चाह रहे हैं कि यूज तो हमने देख लिया कि ये दो तरीके से इसको यूज करते हैं, कन्वर्जन एंड हमारा जो इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। एक और इसका बेनिफिट है, हाँ, इसका एक और बेनिफिट है कि हम लोग
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी नहीं ऐसा बोल सकते, सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को डिड्यूस कर सकते हैं। और सम क्यों बोल रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझो कि फिजिकल क्वांटिटी के जो रिलेशन है उसको हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन। देखो कैसे, आप मान लो कि एक हमारा ऐसे कोई पेंडुलम है, ठीक है, इसका मास m है, मान लो इसका लेंथ l है, ये स्ट्रिंग का लेंथ l है, इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो भी है, तो g इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो हम लोग ऐसा एक समझ में आया कि इसका जो ऑक्सीलेशन है तो एक टाइम पीरियड होगा। कैसे क्या है उस पर नहीं जाना है, मैं जो बोलते हैं बस सुनते जाओ आप, बस उसके बाद समझ जाना कि क्या बोलना चाह रहा हूं। जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हम लोग को पता है कि ये डिपेंड करता है लेंथ पर, ऐसा बोला कि लेंथ पर, मास पर और ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है उस पर। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो कि ए एक्सपोनेंट पता नहीं है, मास बी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सी। ए बी सी कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, पता नहीं क्या है हमें। तो ये अगर इंफॉर्मेशन पता है तो इसके थ्रू हम लोग एक डायमेंशनली जो हम लोग अभी सीखे हैं उससे कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, मास पर, ग्रेविटेशन। ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। आप इसको ऐसा कर सकते हो, टाइम पीरियड मान लो कोई कांस्टेंट के है, प्रोपोर्शन हटाया, एल ए एम बी जी सी। अब आपको पता है ये क्या बन गया अपने आप में, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन है ना एक तरीके से। तो इक्वेशन अगर है और करेक्ट है, मे बी करेक्ट है एटलीस्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स हैं इंडिविजुअल, उसके डायमेंशन क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टी, दिस इज LHS। राइट हैंड की अगर बात करूं तो LA MB एंड GC, इसकी अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता बहुत इलाबोरेट कर लिखने की जरूरत है, आप समझ जाओ। लेंथ A, मास B एंड ग्रेविटेशन, सो LT minus 2 raised to the power C, राइट। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई, L raised to the power A, M raised to the power, सॉरी, L raised to the power A plus C, अब बड़ा लिखता हूँ, छोटा हो चुका है, L raised to the power A, L raised to the power C, so L raised to the power A plus C, M raised to the power B and T raised to the power minus 2C, T raised to the power minus 2C, देखा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है और जो T का है, ये क्या होना चाहिए, दिस इज RHS। ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। अब देखो यहां से दिस इज T and this is L raised to the power A plus C, mass B and time minus 2C।
यानी कि इसमें लेंथ है नहीं कि L रेज़ टू पावर 0 होगा, यानी कि आप समझ रहे हो ना, चलो लिखिए देता हूँ, L0 M0। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। L0 that means A plus C equal to 0, एक इक्वेशन, B equal to 0 एंड C एक्सपोनेंट पार्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, -2C इक्वल टू 1। तो ये 1 2, अब तो मैथ का पार्ट है, अब फिजिक्स नहीं रहा, फिजिक्स यहीं तक था। आपसे क्या बोला, फिजिक्स यहीं तक है, कंसेप्ट क्लियर है, फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट भी आएंगे किसी, यहीं तक फिजिक्स, इसका थोड़ा सा मैथ है, 9-10 था पढ़ा होगा तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो यहां से B 0 हो गया, C क्या हो गया -1/2। लिखने का अच्छा तरीका डालो, C इक्वल टू -1/2 ऐसे लिखने की कोशिश से अवॉइड करो। आप स्मॉल ब्रैकेट जो भी है इसमें ऐसे लिखेगा ब्रेसेज में, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यहां से आपको B इक्वल टू 0 आया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मेरे से एक्सपेक्ट ये नहीं करना कि मैं पूरा डिटेल में लिखूं कि पुटिंग वैल्यू समथिंग दैट। सो हम लोग C का वैल्यू पुट कर रहे हैं, बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है। सो A प्लस C इज -1/2 इक्वल टू 0। सो A इक्वल टू 1/2। तो यहां आपको अब फॉर्मूला क्या मिल गया कि टाइम पीरियड इज K इज कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ठीक है, L रेज़ टू पावर A। So A is half, M is 0, sorry, B is 0 and C is -1/2, ठीक है। So टाइम पीरियड क्या हुआ कि √L, L और G है, तो ऐसा कुछ, यानी इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, √L/G। अब K का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, K का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये हम लोग डिफरेंटली कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है, ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये फार्मूला बिल्कुल काम करेगा डायमेंशनली। दिक्कत कहाँ आएगा, K का वैल्यू नहीं पता है, दिस इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। इसकी जो एक ड्रॉबैक है, कमी है, कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट जब होते हैं इसका वैल्यू ये नहीं बता सकते। बेसिकली ये होता है 2π, ठीक है, आपको नहीं पता उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 2π आप प्रैक्टिकल करके किसी सिचुएशन को देखकर ऑब्जर्व करके बता सकते हो 2π है। लेकिन ये डायमेंशनल जो फार्मूला है उसके हेल्प से हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो बाकी के जो टर्म है इसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू K न्यूमेरिकल कांस्टेंट √L/G, और मास पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर केस की बात करो। इस तरीके से आप डायमेंशन फार्मूला को, डायमेंशन के हेल्प से आप फार्मूला निकाल सकते हो। लेकिन इसका माइनस क्या पॉइंट है, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसको निकालना मुश्किल है, आपके बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता। इसकी ये ड्रॉबैक, ये चीज बोल सकते हो। दूसरी बात ये है, इसका एक और माइनस पॉइंट है, ड्रॉबैक नहीं है, इसका एक लिमिटेशन आप बोल सकते हो। लिमिटेशन ये है कि, लिमिटेशन पहला क्या है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी इवेल्युएट और फाइंड बाय दिस मेथड। दिस मेथड एबव मेथड के थ्रू आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ नो डायमेंशन। दूसरा इसका क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा ये पेंडुलम का, इनकी कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने बेस क्वांटिटी के प्रोडक्ट
या डिवीजन के टर्म में सिर्फ डिपेंड करता हो तब तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के भी उसमें टर्म्स हैं इक्वेशन में, तो इसके थ्रू भी निकालना मुश्किल है। देखो कैसे आप, कैसे वो भी आपको दिखेगा। इसका एक और लिमिटेशन क्या होगा कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी जब प्रोडक्ट के टर्म में था तब तो आप निकाल लिए, उसमें क्या लिमिटेशन आया कि कांस्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट निकाल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन इसका दूसरा जो है कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, सो डिस्टेंस ट्रेवल, इस डिस्टेंस है ट्रेवल by an object depends on time t, inform acceleration a and initial velocity e। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने 9 टाइप्स में पढ़ा होगा, तो बोला ये तो फॉर्मूला देखे, तो आखिर इससे यही तो लिमिटेशन इसका है। बेसिकली इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हम लोग अगर सिंपल डायमेंशन के थ्रू निकालना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस इज प्रोपोर्शनल टू यू टी यही हम लोग बोल सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ टर्म जो फाइनल इसका इक्वेशन जो बन रहा है क्या है, एडिशन ऑफ टू आइडेंटिकल डायमेंशनल टर्म्स, इसमें तो कभी आने का चांस नहीं है। तो वैसे फॉर्मूला जो सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, अभी था ना टाइम पीरियड क्या था, k टाइम्स रूट एल बाई जी, प्रोडक्ट 1 बाई जी ऑल्सो जो प्रोडक्ट, डिवीजन है तो डिवीजन क्या होता है, प्रोडक्ट है उसका इनवर्स का। तो प्रोडक्ट के टर्म यदि बेस क्वांटिटी हो तब तो समहाउ आप निकाल सकते हो चीजों को। लेकिन जहां पर इक्वेशन में एडिशन आ गया दो टर्म्स का जिसके आइडेंटिकल डायमेंशन इस तरह के इक्वेशन में, इसके थ्रू निकालना मुश्किल है, नहीं निकलता है इनमें। तो इसका एक लिमिटेशन ये भी है, जिसमें ऐड या सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं टर्म्स का, उसके थ्रू डायमेंशनली रिड्यूस करना फॉर्मूला नॉट पॉसिबल। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और इसमें कुछ चलो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले रब कर दूं, चलो आप नोट करो इसको।